पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें बात किया गया है कि देखिए जो डिपेंडेंसी है किसी कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री का डिपेंडेंट होना, यानी अपनी से बड़ी कंट्री में, तो ये लोग एक और इल्ज़ाम लगाते हैं कि मान लीजिए यूरोप ने एक्सपेंशन किया। आपको पता होगा कि 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप के बहुत सारे देश जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कई सारे देश जो थे वो अन्य देशों पे कब्जा कर रहे थे, उनको अपनी कॉलोनी बना रहे थे, जैसे अफ्रीका, एशिया के देशों पे, ठीक है, अमेरिका भी कुछ हद तक। तो इसका मतलब ये था कि कब्जे में कर रहे थे। तो उन लोगों ने उन कंट्रीज़ को तो एक तो डिपेंडेंट अपने ऊपर बनाया, दूसरा ये एलिगेशन मतलब इस थ्योरी में लगाया जाता है कि जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ है, मतलब जो छोटी कंट्रीज़ है जिन पे इन लोगों ने कब्जा किया था, या बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ के जो हेड है, यानी मान लीजिए जो गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ के एलिट जो भी हो उन देशों में, डिपेंडेंट देशों में, दो टर्म हमेशा मान के दिमाग में लेके चलिए। डिपेंडेंट स्टेट वो जिन पे इन लोगों ने कब्जा किया है या जिसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, और डोमिनेंट स्टेट वो जो कि ऑफ कोर्स कब्जा कर रखे हैं और मज़े करते हैं। तो जो डिपेंडेंट स्टेट है उनके कुछ एलिट्स हैं, वो इन्हीं लोगों के डोमिनेंट देशों के, मतलब जैसे कि यूरोपियन कल्चर और इस टाइप के तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया, इनकी आइडियोलॉजीज़ वगैरह बहुत मिलती हैं। तो ये डिपेंडेंट स्टेट के मेंबर होने के बाद भी खुद से इस तरीके का रिलेशन बनाते हैं कि ये इनकी हेल्प करे, ठीक है। मतलब चाहे कुछ कंट्रीज़, मतलब इससे यही एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं डिपेंडेंट होने के बाद भी, पर वहाँ की एलिट्स भी चाहते हैं कि वो डिपेंडेंट ही रहें डोमिनेंट स्टेट पे, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अब इम्प्लीकेशन क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी का, या हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, कुछ कंट्रीज़ एडवांस इंडस्ट्रियल इकॉनमी बन चुकी है, आपको पता होगा औद्योगिकरण वहाँ पे अच्छे तरीके से हुआ है, उद्योग बहुत सारे आए हैं और वहाँ की इकॉनमी जो है, अर्थव्यवस्था, वो डेवलप हो गई है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि यही मॉडल सब फॉलो करके डेवलपमेंट करें। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों ने डेवलपमेंट किया, उनकी कंट्री मॉडर्नाइज हो गई, बट इकलौता यही तरीका है क्या डेवलपमेंट के? क्या डेवलपमेंट के अदर वेज नहीं हो सकते? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उससे पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट की हालत हुई है कि इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे अच्छा मॉडल हो। और जैसे कि एक पैटर्न बना दिया इन लोगों ने, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दी। जब मान लीजिए कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, ब्रिटेन में आई, तो जो डिपेंडेंट या छोटी कंट्रीज़ या जो कंट्रीज़ कभी कॉलोनी रही हैं, तो एक तरीके से सबको लगता है कि यही फॉलो करेंगे जो अमीर कंट्रीज़ ने फॉलो किया है पैटर्न, तो हमारे को मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट मिलेगी, जो कि पूरी तरीके से सही बात नहीं है। और भी तरीके हैं। अगर हम बात करें 1950s और 60s की, तो हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रोथ के पैटर्न होते हैं, यानी किस प्रकार से देश आपका विकास करेगा, उसको लोगों ने अपने अपने कंट्री में लगाया होता है। यहाँ पे वॉल्ट रोस्टो है, अपनी बुक जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करते हैं कि ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी के पॉइंट पे बात करते हैं कि देखिए, जो रिचर कंट्रीज है, जो अमीर बन चुकी है अभी की बात अगर हम बात करें, तो उन लोगों ने क्या किया था। अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें, अर्थव्यवस्था के जो इतिहास उसको देखिए, तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे कब्जा किया था, एक कंट्री वर्चस्व पे थी, दूसरे का शोषण किया, उसको कॉलोनी बना के। हमारा ब्रिटेन का एग्जाम्पल लीजिए, ब्रिटेन यहाँ पे आया, हमको कॉलोनी बनाया, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाता, अपने देश में सामान बनाता और हमें बेचता, ठीक है। हमारे यहाँ पे सब कुछ बनना बंद हो गया, हमारी बुरी स्थिति थी, आपको वो सब इतिहास पता है। इस वजह से वो पावरफुल होता गया और हम लोग नीचे गिरते गए, क्योंकि हमें उन लोगों ने लूट लिया। तो इस तरीके का संबंध रिपीट होना कोई बहुत आम बात ही है, क्योंकि मान लीजिए कि जो कंट्री ऑलरेडी रिच है, वो दूसरे कंट्री को दबा सकती है। मान लीजिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास यूएन में भी इतना पावर नहीं है कि कह सके, और एक कंट्री कह रही है कि अपना कच्चा माल दो, हमारे पास उतनी फैक्ट्रीज नहीं है, तो हम मजबूर है कि हमें उनको देना पड़ेगा, और फिर वहाँ से बन के जो चीज़ें आएंगी उन्हें यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना कि वो चीज़ें हम बना सकें। इसकी बात कर रहे हैं। एक और चीज़, ये लोग न्यू क्लासिकल जो मॉडल है उसमें ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो जो हमने मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अपनाया, मतलब बेसिकली यूरोप, अमेरिका में जो हमने अपने आप को अमीर बनाने के लिए आर्थिक मॉडल का अपनाया था कि भाई हमारा जो जीडीपी है, ठीक है, मतलब हमारे पास पैसा आता रहे, लेकिन
वो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हमने नहीं देखा। तो आप जाके अभी भी यूरोप में देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलप है और सब कुछ ठीक है, तो सब लोग वहाँ पे एक ही लेवल पे हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच है, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ लो लेवल के, और कुछ ऐसे भी हैं जो होमलेस हैं, रोड पे रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल अपनाया गया वो बहुत ही परफेक्ट मॉडल था और उसमें सब लोग अमीर हुए। कुछ लोग अमीर हुए, कुछ लोग गरीब हुए, और उसके बाद तो पूरे इन्वायरमेंट हमेशा एक मैटर रहा है कि वातावरण को या जो हमारा पर्यावरण है उसको हमने नाश तो किया है। प्राइमरी रहता है कि जो मार्केट है ना, वो उसमें एक इनविजिबल हैंड है, या मार्केट अपने आप को इस तरीके से चलाता है ना कि जिसको भी कमाई होगी तो वो अनबायस्ड होता है मार्केट। मतलब मार्केट कोई इंसान तो नहीं है ना कि किसी के प्रति ज़्यादा प्यार होगा तो उसको ज़्यादा पैसे दे देगा, और किसी के मतलब सबके लिए इक्वली खुला है, सब लोग बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइडिया है कि मार्केट सबको इक्वली ट्रीट करेगा, ये सही नहीं है। कहाँ पे इक्वली ट्रीट कर सकता है? जहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट एक ही बराबर हों, ठीक है? इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था जो है उनकी वो सेम जैसी हो, पैटर्न्स एक ही जैसा हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का ना भेदभाव नहीं हो, सबको पास सेम चांसेस हो कि वो मार्केट में गए, अपना सामान जो भी है या जो भी काम करना है मार्केट में किया, उनको इक्वल बेनिफिट मिले। लेकिन सोसाइटी इस तरीके से काम नहीं करती है। हमारे यहाँ पे बहुत तरीके के बायस होते हैं, जैसे कि इवन आप किस, मान लीजिए कि आप अंग्रेज हैं, मान लीजिए कि आप किसी एशियन कंट्री से हैं और आप यूरोप के किसी देश में, फ्रांस, जर्मनी में जाके काम कर रहे हैं, तो आप किस रेस से हैं, आप किस एथनिसिटी से हैं, और आप किस जेंडर से हैं, ये सब भी बहुत मैटर करता है आपके सक्सेसफुल होने और ना होने में, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें या जो भी हमारा अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ वाला मॉडल है, तो वो क्या फॉलो करता है कि भाई कितना देश पैसा कमा रहा है, कितना देश से सामान बाहर जा रहा है, ये सब इंडिकेटर होते हैं कि देश के पास कितना पैसा है, ठीक है? लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो ये डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ही ध्यान देते हैं, वे ऑल मतलब उसके अलावा भी जो अलग चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो ये इन लोगों ने देखिए, 2 चीज़ होती है। एक तो कंट्री के पास बहुत जीडीपी है, बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। पर अगर मान लीजिए कि वो पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में हो और सब एकदम भूखे और रोड पे हों, तो वो अलग सिचुएशन है। वो उसमें आप थोड़ी कह सकते हो कि वो कंट्री। तो और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं एक कंट्री के मतलब कितना बेटर है या कितना अच्छा है उसको नापने के लिए, कि लोग कितना लंबा जी रहे हैं, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो कितने लोगों के उसमें से मतलब बच्चों की डेथ हो जा रही है, कितने बच रहे हैं, एजुकेशन का लेवल क्या है, ये सब बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जेंडर इंडिकेटर्स वगैरह भी होते हैं। अगर कोई कंट्री भले जीडीपी उसका कम ही हो, मतलब, और ऐसा कंट्री हो जिसमें ऑलमोस्ट सब लोग एक ही बराबर हो, सब लोगों के पास ऑलमोस्ट एक ही तरीके का वो, तो ये जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि आपकी उम्र, लोगों की मैक्सिमम उम्र कितनी है या एजुकेशन क्या है, ये सब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है वहाँ का सिचुएशन कंपेयर टू इकोनॉमिक इंडिकेटर। क्योंकि मान लीजिए पैसा है 4 लोगों के हाथ में तो बाकी लोगों की स्थिति खराब है ना, लेकिन उस कंट्री में भले पैसा कम है लेकिन सबके पास इक्वली है और सब लोगों के पास एजुकेशन और भी चीज़ें हैं, तो वो कंट्री बेटर है। इसके बारे में बात करें और इस पर भी फोकस करने की कोशिश करते हैं जो ये डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट है एक कंट्री को स्टडी करने के लिए। स्टेट है उनके लिए एक चीज़ कहा गया है कि वो लोग एक पॉलिसी बनाए सेल्फ रिलायंस का, यानी खुद के ऊपर, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। तो इस तरीके की थ्योरीज जो ये हम जैसे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बनाए, क्योंकि जो ये नियो क्लासिकल मॉडल है जो कि बेसिकली ये अपना बस जीडीपी बढ़ाते रहो, खूब सारा पैसा कंट्री में होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बराबर हो जाएंगे। और ज़्यादातर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक जो है या ये जो ग्लोबल इकोनॉमी का आइडिया है उसमें ही सबको जोड़ने की बात की जाती है। मान लीजिए कि जहाँ पे क्लास के टॉपर्स हैं और जहाँ पे क्लास के बैक बेंचर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता, हम उनको एक क्विज़ में बिठा दें तो नहीं काम चलेगा ना। ऑफ कोर्स वो क्विज़ इस बारे में ये मैटर करता है। मान लीजिए कि मैथ्स के बारे में क्विज़ हो रहा है और मैथ्स के टॉपर के साथ हम ऐसे पर्सन को बिठा दें जो लिटरली पास भी नहीं हो पाता, तो डिफ़िकल्टी होगी उसके लिए। तो वही बात इन लोगों ने भी कहा कि जो डिपेंडेंट स्टेट है वो बहुत गरीब है, ठीक है।
उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीन्स नहीं है, ये सब चीज़ों की हर चीज़ की कमी है। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएन की जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो न्यू क्लासिकल मॉडल अपनाते हैं कि भाई जीडीपी बढ़े, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में आए, और ये चीज़ें ग्लोबल इकोनॉमी में छोटी कंट्रीज़ को या पुअर कंट्रीज़ को, गरीब कंट्रीज़ को ऐड करना या उससे जोड़ना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टॉपर्स हैं। अब टॉपर्स के साथ बैक बेंचर को बिठा दिया जो पास भी नहीं हो पाया, तो उसके लिए डिफिकल्टी होगा ना। एंड सेल्फ रिलायंस की थ्योरीज अपनी अपनी देशों ने निकाली भी है, मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट बनने की। हमने भी आत्मनिर्भर निकाली है, जैसे कि चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड और तंजानिया का पॉलिसी ऑफ उजामा, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं। एंड और इनमें से बहुत सारे फेलियर भी हुए हैं, बिकॉज क्या हुआ है कि ये कंट्रीज ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक के आइडियाज़ पे चली है, और यहाँ पे फेलियर हमें देखने को मिलता है। सेल्फ रिलायंस की थ्योरीज जिन लोगों ने बनाई है, कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और बेसिक एम ये होता है किसी भी कंट्री का, पुअर हो या गरीब हो, कि उनका जो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर है, यानी जो वहाँ पे सिटीजन्स रह रहे हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक तौर पे विकास हो और उनका लाइफस्टाइल ठीक हो। ठीक है, जीडीपी कम भी हो तो चलेगा। अब क्रिटिसिज्म क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी की, वो देख लेते हैं। तो इन लोगों ने बहुत सारी डिपेंडेंसी थ्योरी बनाने वाले लोगों ने बात की कि जो अमीर देश है वो गरीब को दबा रहा है, उसका शोषण कर रहा है। बट इन लोगों ने मतलब साउथ का जो क्रिटिक है वो निकाला कि भाई जो साउथ की कंट्रीज़ हैं वो गरीब है, उनका मतलब उन पर अत्याचार हो रहा है, उनसे सामान लिया जा रहा है, उनको फिर महंगे दामों पे उसी को बना के बेचा जा रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ का डिबेट शुरू कर दिया। बट इसमें सबसे बड़ा क्रिटिक ये है ना कि ये लोग बहुत ज़्यादा हमें एविडेंसेस नहीं देते हैं। ठीक है, इनके आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो ये एविडेंसेस देते हैं वो इनफ नहीं है। कुछ हम मान सकते हैं कि इन लोगों ने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, पर बहुत सारी इनकी जो ये पेरिफेरी या कोर वाली थ्योरी है, जिसमें नई कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया की है वो फिट नहीं हो रही। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए इन लोगों ने कहा कि एक वर्चस्व वाला देश है या एक डोमिनेंट कंट्री है जो सब कुछ कंट्रोल करता है और जो भी गरीब कंट्री है उसको दबाता है। बेसिक थ्योरी तो इस थ्योरी में यही है ना। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर हो गया, या एशिया हम ओवरऑल ले लें तो यहाँ पे जापान हो गया, कोरिया हो गया, ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। एक एक फेज पे तो ये लोग भी कॉलोनी थे, एक फेज पे ये लोग भी एशिया के पार्ट है, मतलब ऐसा तो है ही। फिर भी ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मतलब जीडीपी भी अच्छा है। आप सोशली भी वहाँ पे कोई रिसर्च करने जाए, सोशल इंडिकेटर्स को पढ़ने जाए तो आपको पता चलेगा कि वो भी ठीक है। तो फिर तो ये तो एग्जाम्पल में फिट ही नहीं हो रहा है। तो ये एक सबसे पहला क्रिटिक है कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो ये थ्योरी बनाई गई है उसको सपोर्ट करने के लिए आर्गूमेंट्स हो या सपोर्ट करने के लिए इनके पास एविडेंस हो। और बहुत सारी कंट्रीज़ जिसको ये लोग डिपेंडेंसी कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं या गरीब कंट्रीज़ हैं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिंगापुर को जाके देखिए, लाइक वो एकदम वर्ल्ड क्लास कंट्री है। तो ये एक फर्स्ट क्रिटिक, दो क्रिटिक हो गया। उसके बाद देखिए, अब डिपेंडेंसी जो स्कूल है वो बिलीव करता है कि मान लीजिए कि किसी बड़े देश का एक कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कि मैकडॉनल्ड्स हो गया या इस तरीके की कंपनी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई गरीब कंट्री इन लोगों को अपने देश में आने देती है तो फिर उनके साथ मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बहुत लोग का व्यू देखें तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए कि अमेरिका के पास एक फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, हम एक फ़ोन बना रहे हैं और हमारे पास वो चिप या कोई जो सॉफ्टवेयर है जो अमेरिका के पास बहुत अच्छा अवेलेबल है और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वो अमेरिका की कंपनी हमारे कंट्री में आके खोलती है और वो हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे क्रिटिक कहते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर बड़ी कंट्री आई हुई है तो वो मतलब ख़राबी करेगी, आपको सपोर्ट भी कर सकती है या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो हम हमारे साथ शेयर करेगी और फिर हम भी कुछ बेटर बना पाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को यूरोसेंट्रिक कहा जाता है, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट को। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक चीज़ मान लिया है कि किसी देश में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, आपके पास उद्योग है, आपके पास पैसा है, तो तभी आप आर्थिक रूप से आगे हैं।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास अगर उद्योग ना हो और मतलब औद्योगिक क्रांति वहाँ ना आई हो तो उनके यहाँ पे अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था चलने के बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ का मान लीजिए कि एम ही यही हो कि हम सिर्फ कच्चा माल बना के बेचेंगे, ऊँचे दामों में बेचेंगे और कोई कंट्री कर नहीं रही है और हम खूब सारा पैसा कमाएँगे और हमारे पास खूब सारा पैसा रहेगा तो बाहर के देश से कुछ आ भी रहा है तो हम खरीद लिए, क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं डेवलपमेंट का, ज़रूरी नहीं है कि उद्योग से ही डेवलपमेंट हो, क्योंकि हम लोग मतलब यूरोपियन लोग यही मानते हैं, जिसको यूरोसेंट्रिक आप आइडिया या बायसेस कह सकते हैं कि एक ही तरीका है डेवलपमेंट का। बट अगर आपको उन्नति या विकास ही चाहिए तो उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। उसके बाद बहुत लोग क्रिटिक ये भी कहते हैं कि इन लोगों ने जो पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने बस मान लिया कि कुछ देश गरीब है, कुछ अमीर है, ठीक है? तो उसके बाद रेलेवेंस क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी का, ये हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि ग्लोबलाइजेशन है। अब ग्लोबलाइजेशन को रोकना इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, कोई भी कंट्री अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जगह से मतलब अगर हम बात करें तो कैपिटल, फाइनेंस, गुड्स, पीपल, आइडिया एक जगह से दूसरी जगह तक जा आ रहे हैं, ठीक है? एक कंट्री की तरफ से नहीं, सारी कंट्रीज़ में। कुछ कंट्रीज़ पूरी मतलब हम एक बेसिकली इंटरकनेक्टेड हो गए, हम एक गाँव की तरह बन गए हैं, ठीक है? इकोनॉमिक कमीशन तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन जो होती है एक कमीशन, उसको 1950s में कहते हैं कि किसी कंट्री का अंडर डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट इस वजह से है क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन या इसकी वजह से कनेक्टेड है कंट्रीज से। मतलब हर कंट्री का जो अर्थव्यवस्था, राजनीति और सोशल जो सामाजिक चीज़ें हैं वो कनेक्टेड है, इस वजह से कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। अब कितने हद तक ये चीज़ सही है और गलत हो तो समय ही बताएगा। उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जो है उनका मानना है कि जो ये वर्ल्ड सिस्टम है या जो भी ये ग्लोबलाइजेशन चल रहा है वो क्या करेगा कि कुछ लोगों, कुछ जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स वगैरह जो कि बहुत सारे देशों में होती हैं पर वो एक ही कंट्री से होती है, मतलब अमेरिका की या कहीं की भी ऐसी कोई बड़ी कंपनी, उसी के हाथ में सारा पावर आ जाएगा और वैसे दो चार कंपनियों के हाथ में, ठीक है? और मार्केट पे उन दो चार कंपनियों का ही बस कब्जा रहेगा और बाकी लोग वो रहेंगे, मतलब बाकी लोग का कोई वो नहीं होगा, रोल नहीं होगा। और उसके बाद जो इनकम पोलराइजेशन है, यानी जैसे इनकम है, कोई भी पैसा आ रहा है तो सबको मिल रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग खा पी रहे हैं, खुश रह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों की मोनोपोली हो जाएगी या कुछ लोगों के हाथ में सारा पैसा आ जाएगा और बाकी लोगों की दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो ये आइडिया भी देते हैं डिपेंडेंसी थ्योरीज। और इन लोगों ने ये भी बताया कि जो अर्थव्यवस्था में जो डिवाइड है, ठीक है, या इनकम गैप है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब है, जो औद्योगिक करण जिन देशों में ज़्यादा हुआ है या उद्योग ज़्यादा है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़, उसके बीच में गैप जो है ना वो लंबा होता जा रहा है। अमीर और गरीब का अगर आप सिंपली बोले तो गैप जो है वो लंबा होता जा रहा है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ का भी जो पोलराइजेशन है वो हमें देखने को मिलता है। अब यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1947 में आई थी वो बताती है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, ठीक है, जो कि 48 लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, उसमें बस 10% पॉपुलेशन, मान के चलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो बहुत कम डेवलप कंट्रीज है ना उनके पास बहुत कम जो है पैसा है या व्यापार वगैरह में वो लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब इस ये जो पूरा आपको डेटा यहाँ पे दिया गया है वो आप अपनी एक बार बुक में चेक करिएगा, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जा रही कि जितना पैसा है ना वो गरीब कंट्रियों से हट के अमीर कंट्रियों के हाथ में आता जा रहा है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।